आज का जो क्लास है बीपीएससी जो 17वीं मेंस होगा उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक राज्यपाल। कई बार पूछ देगा कि राज्यपाल जो है एक राष्ट्रपति के स्टंप की भांति, रबर स्टंप की तरह कार्य करता है। इसका विश्लेषण कीजिए, इसका व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले जब भी इस तरह के प्रश्न को जब हम लोग मेंस राइटिंग में भी लिखते हैं तो हर एक पहलू को वहां पर लिखना होता है। और जो लोग प्री के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस बनते हैं उस पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये कंबाइंड बैच है, प्री और मेंस दोनों के लिए है। तो जो मेंस में भाषा है वो जो नोट्स में आपको दिख रहा होगा वही भाषा का यूज करना है। अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी क्रिएट होते हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। यहां पर है सबसे पहले भूमिका। राज्यपाल क्या है, किसे राज्यपाल की संज्ञा दी गई है और राज्यपाल का काम क्या होता है। तो सर्वप्रथम भूमिका के तहत हम लोग लिखेंगे राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख। किसी भी राज्य का अगर देखा जाए तो संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो जिस प्रकार से देश का संवैधानिक रूप से, संवैधानिक की बात हो रही है, वास्तविक की बात नहीं हो रहा, संवैधानिक। वास्तविक प्रमुख तो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, वास्तविक जो प्रधान तो मुख्यमंत्री होते हैं वास्तविक, लेकिन संवैधानिक प्रधान जिस प्रकार से देश का, और देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन मेन काम तो प्रधानमंत्री करते हैं। तो वास्तविक प्रधान देश के प्रधानमंत्री होते हैं और संवैधानिक राष्ट्रपति उसी प्रकार राज्य के अंतर्गत वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं, जबकि संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं, राज्यपाल। और राज्यपाल केंद्र के द्वारा राज्य में प्रतिनियुक्त एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, जो कि राज्य की सारी सूचनाओं का, कह सकते हैं राज्य की जो सूचना है उसको केंद्र तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी आप कह सकते हैं केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में सेतु का काम करने का काम कौन करते हैं, राज्यपाल। यानी राज्यपाल जो होते हैं वो केंद्र के ही व्यक्ति होते हैं, लेकिन वो किसी राज्य में जाकर के वहां का संवैधानिक प्रधान बनते हैं और सारी सूचना केंद्र तक पहुंचाने का कार्य राज्यपाल का होता है। तो पहला तो भूमिका में ये लिखा जाता है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र का राज्य में प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। यह केंद्र और राज्य के बीच जो होता है सेतु का कार्य करते हैं। भारतीय संविधान में इनकी चर्चा, राज्यपाल की चर्चा अनुच्छेद 153 से 167 के मध्य की गई है। तो ये जरूर याद रखेंगे कहां से कहां तक अनुच्छेद जो है वो राज्यपाल से संबंधित है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 153 से 167 तक जो संबंधित है वो आपका राज्यपाल से संबंधित होता है। ठीक है, कई बार पूछ देगा अनुच्छेद 153 क्या है। तो अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे, यानी प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है, और ये अनुच्छेद 153 के तहत किया गया। तो एकदम नहीं भूलेंगे 153 अनुच्छेद को, प्रत्येक राज्य का अपना राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 कहता है। अनुच्छेद 154 क्या कहता है, राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्ति, जो समस्त कार्यपालिका की शक्ति है वो किसमें निहित होगी, तो वो राज्य में निहित होगी, समस्त कार्यपालिका की शक्ति। ठीक है, कार्यपालिका का प्रधान राज्य स्तर पे राज्यपाल होते हैं और देश स्तर पे राष्ट्रपति होते हैं। और अनुच्छेद 155 क्या कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत का यहाँ तात्पर्य है जब तक उनकी इच्छा होगी, किनकी, राष्ट्रपति की। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक कोई भी राज्यपाल किसी राज्य में बने रह सकते हैं। यानी राज्यपाल का कोई जो है यहाँ पर कार्यकाल नहीं है, ये राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार बने रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 163 जो कि
ये अपनी शक्ति का प्रयोग जब भी करेंगे तो जो मंत्री परिषद है राज्य का, विधानसभा और विधान परिषद के मंत्री परिषद जो हैं, उनके सलाह से ही ये कार्य करते हैं, स्व विवेकाधिकार की शक्ति को छोड़ करके। यानी इनका खुद का एक विवेकाधिकार होता है, स्व विवेक का भी प्रयोग करते हैं, उस शक्ति को छोड़ करके बाद बाकी जो भी शक्ति का ये प्रयोग करते हैं, चाहे विधायी हो चाहे न्यायिक शक्ति हो, सब में कहीं ना कहीं वो मंत्री परिषद की सलाह लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद, महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है राज्यपाल से संबंधित, उसकी हमने व्याख्या कर दी, चर्चा कर दी। तो ये सब पॉइंट्स एकदम आपको दिमाग में रहने चाहिए। अगर राज्यपाल की शक्ति से संबंधित बात करें तो राज्यपाल की बहुत सारी शक्तियां हैं। उसमें सबसे पहली शक्ति जैसे विधायी शक्ति यहाँ पर है, कार्यपालिका से संबंधित शक्ति है, विवेकाधीन शक्ति है जिसका कि कई बार विवाद भी खड़ा हो जाता है, जैसे राष्ट्रपति शासन लगाने वाली शक्ति अनुच्छेद 356 के तहत, 352, 356 और 360। ठीक है, उसके बाद न्यायिक शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है, किसी व्यक्ति का जो केस है, कोई भी क्राइम करता है तो ये उसकी सजा को कम कर सकते हैं, मृत्यु दंड को छोड़ करके इनको क्षमादान करने की शक्ति है, मृत्यु दंड वाले को ये भी कुछ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद वित्तीय शक्ति, आर्थिक जो वित्तीय आकस्मिक निधि होता है उससे फंड खर्च करने की शक्ति इन्हीं के पास होती है राज्य के अंतर्गत, तो वित्तीय शक्ति भी है। सभी शक्तियों के बारे में अभी हम एक एक करके आपको चर्चा करेंगे, क्योंकि ये समग्र हम राज्यपाल के बारे में आपको बता रहे हैं और बिहार स्पेसिफिक भी यहाँ पे हम आपको लास्ट में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कई लोग को जो है लाइव क्लास नहीं दिखता है तो वो लोग फिर से एक बार क्या करें कि अनइंस्टॉल करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। ठीक है, अपडेट हो जाता है तो फिर वो आपका लाइव वाला जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे जो राज्यपाल की कार्यपालिका के संबंधित शक्ति क्या है। क्योंकि कार्यपालिका का तो प्रधान राज्य के अंदर राज्यपाल ही होते हैं, तो इनको कुछ शक्ति है, जैसे सीएम यानी मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, तथा इनकी सहायता से मंत्री परिषद का गठन का कार्य राज्यपाल करते हैं। यानी सीएम की नियुक्ति का कार्य कौन करेंगे राज्य के अधीन, तो राज्यपाल करेंगे, साथ ही मंत्री परिषद के गठन में भी इनकी भूमिका होगी। दूसरा है महाधिवक्ता, जो कि कानूनविद होते हैं, और अगर आप सरकार पे केस करते हैं कोई भी तो सरकार के तरफ से उनके महाधिवक्ता आते हैं, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के माध्यम से ही की जाती है और मंत्री परिषद के सलाह पर। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं, याद रखेंगे। और ये कानूनी सलाहकार होते हैं, यानी कानून के जानकार होते हैं, जो कह सकते हैं कि जो सरकार होते हैं उसके ये वकील या कह सकते हैं न्यायाधीश होते हैं, जो कि जब भी सरकार पे आप केस करते हैं तो सरकार के तरफ से अधिवक्ता का काम ये करते हैं, महाधिवक्ता। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का भी कार्य राज्यपाल के माध्यम से ही होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति का भी कार्य राज्यपाल ही करते हैं, याद रखेंगे। जैसे बीपीएससी है तो वो भी राज्यपाल के माध्यम से ही उनका भी चयन होगा। अनुच्छेद 356 जो कि राष्ट्रपति शासन की भी शक्ति राज्यपाल को ही दिया गया है, लेकिन ये विवाद का कारण बन जाता है। कई बार केंद्र में अगर दूसरी सरकार है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, तो केंद्र सरकार जो है राज्यपाल के माध्यम से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का दबाव बना देती है और फिर वहां पर अपने हिसाब से शासन चलाती है, तो ये विवाद का कारण बनता है अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो इसको लेकर के कई बार राज्यपाल को भी घेरा जाता है कि ये एक रबर स्टाम्प की तरह होते हैं, जो कि कह सकते हैं कि केंद्र प्रायोजित होते हैं, केंद्र के द्वारा चलाए जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं कुलपतियों की नियुक्ति। जितने भी विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष होते हैं, कुलाधिपति होते हैं, वाइस चांसलर जिसको बोलते हैं, उनकी नियुक्ति का कार्य राज्यपाल ही करते हैं। ठीक है, राज्य के किसी भी प्रशासनिक विधायी मामले की जानकारी ये प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के अंदर कोई भी मामला है
उसकी जानकारी ये ले सकते हैं, इनके पास ये शक्तियां दी गई है। तो ये सब महत्वपूर्ण कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां जो है राज्यपाल को दी गई। कई बार पूछेगा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, 356 राष्ट्रपति शासन किसके माध्यम से राष्ट्रपति लगाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन, या किसी भी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की नियुक्ति कौन करता है, तो ये सब प्रश्न आज तक पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो यहीं से ऑब्जेक्टिव भी क्रिएट होता है। लेकिन चूंकि मेंस राइटिंग में क्या करना है कि अगर पूछेगा तो थोड़ा थोड़ा सबको डिस्क्राइब करना है आपको, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। फिर नेक्स्ट आता है विधायी शक्तियां। विधायी शक्ति के अंतर्गत क्या है राज्यपाल का, वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के बाद प्रत्येक जो सत्र होता है, पहला सत्र, उसको संबोधित करते हैं। किसी भी विधायक को स्वीकार करना, अस्वीकार करना इनके द्वारा होता है। पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं, लेकिन शर्त है धन विधेयक को ये पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते। धन विधेयक को इनको भी पारित करना ही होगा, क्योंकि धन विधेयक से ही जो भी वित्तीय जो भी काम होते हैं वो धन विधेयक के माध्यम से होते हैं। तो इसमें ये कुछ नहीं कर सकते, इनको स्वीकार करना होता है। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए कोई भी जो विधेयक है, अगर इनकी इच्छा नहीं है तो ये राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, उसको राष्ट्रपति के पारित करने के लिए ये रख सकते हैं 201 के तहत। उसके बाद सत्र को आहूत या सत्रावसान यानी समाप्त करने का कार्य। विघटन, देखिए सत्र होता है, जैसे एक ग्रीष्मकालीन होगा, एक शीतकालीन होगा, तो ये सब का सत्रावसान हुआ, सत्र का समापन हुआ। विघटन मतलब जब आपका पूरा विधानसभा विघटित हो गया, यानी फिर से चुनाव होता है और फिर नए मुख्यमंत्री या जो भी बनते हैं, तो उस वो विघटन कहलाता है। सत्रावसान, सत्र का खत्म, समापन, आहूत, ठीक है। शुरुआत करना, सत्रावसान करना या विघटन करने का कार्य जो होता है विधानसभा का या विधान परिषद विधानसभा का, वो आपके राज्यपाल ही करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल, अगर कोई भी कानून विधानसभा में पारित नहीं होता है, अगर राज्यपाल की इच्छा है पारित करना है, तो वो अध्यादेश के माध्यम से उस कानून को राज्य में लागू कर सकते हैं। जो राज्य विषय के सूची के कानून है उसको, राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची आपने पढ़ा होगा केंद्र राज्य संबंध में, नहीं पढ़ा तो आगे फिर पढ़ेंगे। ऐसे कंटेंट में सारे वीडियो डाले हुए आप वहां भी देख सकते हैं। तो अध्यादेश, जैसे राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, और ये खास करके जब विघटन हो जाता है विधानसभा का, जब बैठक नहीं होती तो उस समय इसका दुरुपयोग भी कई बार राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी पार्टी है, क्योंकि मेन रूप से देखिए भारत की शासन प्रणाली देखी जाए तो जिसका बहुमत का सरकार है, जिस पार्टी की बहुमत है, उसी के व्यक्ति राष्ट्रपति रहते हैं, उसी के व्यक्ति राज्यपाल बनते हैं। और कहीं ना कहीं बहुमत के पार्टी की ही बात यहाँ पे चलती है। और अगर वो लोकसभा या विधानसभा में पारित नहीं होता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के माध्यम से या राज्यपाल के माध्यम से अध्यादेश जारी करके उसको लागू कर दिया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से इसका दुरुपयोग भी कई बार हो जाता है। उसके बाद विधान परिषद के 1/6 सदस्य जो होते हैं, जो कि राज्य का उच्च सदन होता है विधान परिषद, उसके सदस्य को नामित करने यानी मनोनयन का कार्य जो है, खास करके वो विशेष क्षेत्र के जानकार हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, 1/6 सदस्य, उनको नामित करने का कार्य विधान परिषद में जो है वो राज्यपाल के माध्यम से होता है। और जो सदस्य होते हैं विधान परिषद के या विधानसभा के, उनके निर्हरता यानी क्या अर्हता होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको लेकर के चुनाव आयोग से विचार विमर्श भी करने का कार्य, या कोई व्यक्ति अयोग्य है, सदस्य बनने के लायक नहीं है, तो उस मुद्दे पे चर्चा करने का कार्य जो है राज्यपाल चुनाव आयोग से कर सकते हैं। तो ये है विधायी संबंधी शक्तियां, ठीक है। अब आ जाइए, वित्तीय शक्ति भी है राज्यपाल को। ये सुनिश्चित करना कि वित्तीय विवरण विधानमंडल के सामने रखा जाए, यानी जो भी वित्तीय विवरण है
वो विधानमंडल के पटल पे रखा जाए, ये सुनिश्चित करते हैं राज्यपाल। यानी आपका जो बजट आता है, अगर नहीं आएगा तो राज्यपाल कहेंगे समय से बजट दीजिए, और आता ही है। राज्यपाल के पूर्व सहमति के बिना धन विधेयक को राज्य विधानसभा में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। यानी जब भी धन विधेयक को प्रस्तुत करना होता है विधान सभा में, तो वो स्वीकृति सबसे पहले जो है सहमति राज्यपाल से ली जाती है। उसके बाद राज्य की आकस्मिकता निधि, एक होता है सिंचित निधि, एक होता है आकस्मिक निधि। एकाएक ज्यादा फंड की आवश्यकता हो गई तो आकस्मिक निधि से उससे अग्रिम लिया जाता है, तो वो राज्यपाल के अनुशंसा से ही आकस्मिकता निधि से निकाला जा सकता है। उसके बाद है राज्य वित्त आयोग का गठन। राज्य वित्त आयोग का गठन इसलिए किया जाता है चूंकि जितने भी स्थानीय स्वशासन हो चलते हैं उसको वित्तीय पोषण का कार्य यहीं से होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुखिया, सरपंच या गांव स्तर पे पंचायत या नगर पालिका को वित्त सहायता किस आयोग के माध्यम से दिया जाता है, तो वो राज्य वित्त आयोग के माध्यम से ही फंड मुहैया कराई जाती है, ग्राम स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे या नगर पालिका के स्तर पे विकास के लिए। तो राज्य वित्त आयोग उसके लिए होता है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ, तो ये सब वित्तीय शक्तियां हो गई। अब हम लोग जानेंगे राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां क्या है। न्यायिक शक्ति मतलब न्यायपालिका से संबंधित शक्ति क्या है। अब देखिए, संबंधित राज्य के हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे पटना उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी, 3 फरवरी 1916 को। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा परामर्श, ठीक है, कोई भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में ये राष्ट्रपति द्वारा क्या करेंगे, परामर्श लेंगे। उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। यानी उच्च न्यायालय के साथ विचार करके जिला का जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति का कार्य राज्यपाल करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन सलाह कौन देंगे, तो वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति का जो सलाह परामर्श देने का कार्य राज्यपाल का ही होता है कि किस व्यक्ति को बनाया जाए, ठीक है। लेकिन नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। लेकिन जो जिला न्यायाधीश हैं या उच्च न्यायालय से जो नीचे की जो नियुक्तियां हैं या प्रोन्नति है या स्थानांतरण है, वो राज्यपाल के पास पावर होता है। राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति का भी कार्य राज्यपाल करते हैं। केवल हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। बाद बाकी जिला न्यायालय या अन्य न्यायालय है उसकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो वो राज्यपाल के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्षमादान की भी शक्ति है, लेकिन थोड़ा सा राष्ट्रपति से कम है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति नहीं है। राज सूची के विषय पर यह क्षमादान दे सकते हैं। राज सूची के मामले में कोई अपराधी है उसमें क्षमा दे सकते हैं। दोषी व्यक्ति को दंड कम कर सकते हैं, प्रकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, सजा के कम कर सकते हैं, किंतु राष्ट्रपति की तरह मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते, बल्कि आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। हाँ, ठीक है, आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, लेकिन क्षमा नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं विवेकाधीन शक्ति। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां दी गई है। एक है संवैधानिक और एक है परिस्थिति जन्य, परिस्थितिवश। अब देखिए अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है। जब राज्य में किसी पार्टी की बहुमत नहीं मिले, यानी जब दो पार्टी आपस में लड़ रही है, कोई भी बहुमत साबित नहीं कर पाता, उस स्थिति में त्रिशंकु, उसको विधानसभा बोलते हैं, उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, ठीक है। अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं है, उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राज्यपाल केंद्र से कर देते हैं। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक आरक्षित। कोई कानून है
अगर राज्यपाल को स्वीकृति नहीं देना है तो वो उसको राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को रख सकते हैं सुरक्षित। और सीएम के आकस्मिक निधन पर, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, ये देखिए ये अलग है। ये जो है सीएम के आकस्मिक निधि, ये परिस्थिति जन्य है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो इसका प्रयोग जो है राज्यपाल कर सकते हैं। अगर एकाएक सीएम की मृत्यु हो गई तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है जब तक कि पुनः चुनाव नहीं हो। अनुच्छेद 200 पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटाना, ठीक है, ये पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटा सकते हैं, इनकी इच्छा स्वीकार करने का स्वीकृत, लेकिन धन विधेयक को छोड़कर। विधानसभा का विघटन का कार्य ये करेंगे। विधानसभा के बहुमत सिद्ध करने के लिए विधानसभा को कहते हैं, जो पार्टी बहुमत सिद्ध करती है तो उसी के जो है मेन व्यक्ति को सीएम बनाया जाता है। अभी तक बहुत सारे महत्वपूर्ण आयोग एवं निर्णय हैं, उसके बारे में जानिए। आयोग एवं निर्णय, ठीक है। एक 1970 में भगवान सहाय समिति का गठन हुआ। 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग आया। इधर देखिए एक सरकारी आयोग, कई बार पूछेगा सरकारी आयोग क्या चीज से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी आयोग केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है और राज्यपाल का भी इसमें विशेष रूप से प्रावधान, कुछ बातें हैं जो कि पूछा जाता है। तो ये सब जो है राज्यपाल से संबंधित आयोग है। पुंछी आयोग है, SR बोम्मईवाद है, बूटा सिंह वाला हम लोग अभी देखेंगे, बिहार का मामला है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। या फिर मेंस राइटिंग में हम लोग बूटा सिंह का एग्जाम्पल देकर के लिख सकते हैं किस प्रकार से राज्यपाल रबर के स्टंप की भांति कार्य करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है सरकारी आयोग, कब से कब तक रहा, तो सरकारी आयोग 1983 से 87 में ये बनाया गया था, ठीक है। यानी 83 में गठन हुआ, रिपोर्ट 87 में दिया। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में इसने सिफारिश की थी कि जब भी राज्यपाल की नियुक्ति हो तो वो राज्य के बाहर का ही व्यक्ति होना चाहिए। राज्य का व्यक्ति को, जैसे बिहार का राज्यपाल बनाना है तो बिहार का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जनरली आप देखिएगा सेम राज्य के व्यक्ति को उस राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। तो ये सिफारिश थी सरकारी आयोग की। दूसरा, सक्रिय राजनीति से जुड़ा नहीं होना चाहिए। सक्रिय राजनीति से जुड़ा, खास करके आप देखिएगा कई बार रिटायर्ड IPS ऑफिसर को, IAS ऑफिसर को बना दिया जाता है किसी राज्य का राज्यपाल। तो सक्रिय राजनीति से जुड़ा नहीं होना चाहिए। सीएम से सलाह लेने की प्रक्रिया, ठीक है। और राज्यपाल जब भी नियुक्त किया जाए किसी राज्य का तो वहां के सीएम से जरूर सलाह लेनी चाहिए कि किस व्यक्ति को बनाया जाए, इस व्यक्ति में से किसको बनाया जाए। और अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन की बात होती है, वो अत्यंत चरम स्थिति में, बहुत ही चरम स्थिति है, बिना राष्ट्रपति शासन के जो है वहां पे अराजकता की स्थिति आ सकती है। तब उस स्थिति में अंतिम उपाय के रूप में ही लगाना चाहिए। ये नहीं कि उधर से केंद्र बोला लगा दो तो तुरंत यहां राज्यपाल लगा दिया, नहीं, ये अंतिम उपाय होना चाहिए। क्योंकि लोगों का विश्वास इससे क्या होता है, राज्यपाल के प्रति घट जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 356 का अत्यंत चरम स्थिति में ही अंतिम उपाय के रूप में उपयोग होना चाहिए, ना कि तुरंत में जो है बिना किसी को बहुमत सिद्ध करने का समय दिए हुए ही राष्ट्रपति शासन लगाना। बूटा सिंह यही किए थे, किसी पार्टी को जो है बहुमत साबित करने का मौका नहीं दिए और फिर उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। जो कि बिहार में ये बार बार एग्जाम में जब मेंस राइटिंग होता है तो इनकी चर्चा बूटा सिंह को याद करना ही पड़ता है, ठीक है। तथ्यों एवं विवरणों के सौंपने के प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 का प्रयोग हो। जब तक संसद द्वारा घोषणा का अनुमोदन न कर दिया जाए संसद के द्वारा, तब तक विधानसभा का विघटन नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो प्रावधान है वो सरकारी आयोग द्वारा दिए गए थे, जो कि राज्यपाल से संबंधित हैं, ठीक है। तो हो सकता है कई बार पूछेगा सरकारी आयोग क्या चीज से संबंधित है, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध बेहतर हो इसके लिए बनाया गया था।
और राज्यपाल के मामले में भी बहुत सारे यहाँ पे जो है उपाय दिए गए हैं या निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद पुंछी आयोग एक है, 2007 में इसका गठन हुआ, 2010 में इसने रिपोर्ट दिया। वो क्या है, सरकारी आयोग की अनुशंसा को इन्होंने भी सही ठहराया। स्थानीय स्तर पर केवल प्रभावित हिस्से पर ही आपात स्थिति लागू करने की अनुशंसा, जिले में या उसके कुछ भागों में। ठीक है, इस प्रकार के आपात 3 महीने से अधिक नहीं हो। SR बोम्मईवाद 1994 के फैसले को अनुच्छेद 356 में संशोधन कर शामिल करने की अनुशंसा की गई। SR बोम्मईवाद क्या है, कर्नाटक वाला, ये देखिए क्या बात चला। SR बोम्मईवाद क्या है वो थोड़ा सा जानिए। 1994 की घटना है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री से संबंधित है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग कदाचित ही कभी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, कभी शायद ही हो इसका प्रयोग, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए नहीं हो, किसी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए ये नहीं होना चाहिए। सरकार की शक्ति का परीक्षण सदन के पटल पर होना चाहिए, सदन के पटल पर, ना कि कहीं पर भी। ठीक है, सदन में वोटिंग होगा, जिसकी बहुमत होगी उसका सरकार बनेगा, ना कि कहीं पर भी। अनुच्छेद 356 का प्रयोग संवैधानिक विफलता पर, ना कि प्रशासनिक पर। ठीक है, संवैधानिक विफलता हो तभी 356 लगे। न्यायालय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह पर प्रश्न नहीं उठा सकता। ठीक है, न्यायालय को भी पावर नहीं है कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर प्रश्न उठाएं, परंतु सलाह के आधार पर परीक्षण जरूर कर सकता है। दूषित इरादे की स्थिति में सुधारात्मक कदम भी उठा सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद का सलाह को न्यायालय भी मानेगा। ठीक है, तो ये SR बोम्मई 1994 का कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, वो बात चला तो ये सब वहां पर जो है रिजल्ट बना था। ठीक है, उसके बाद बूटा सिंह बात क्या है, ये बिहार की घटना है। क्या आरोप लगा इन पर, आरोप यह था कि 2005 में बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह ने अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के आधार पर विधानसभा के विघटन की अनुशंसा की थी, विधानसभा को विघटित कर दिया, और उनके अनुसार कुछ दल अनैतिक साधनों के माध्यम से, अनैतिक साधन के यानी पैसे वैसे दे करके बहुमत प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इसके खिलाफ जब दायर याचिका में फैसला सुनाई सुप्रीम कोर्ट, तो बूटा सिंह का जो फैसला था उसको असंवैधानिक बताया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, इसने संविधान के खिलाफ में जाकर के जो है विधानसभा का विघटन किया था। ठीक है, विघटन नहीं करना चाहिए था इनको। फिर 22 मई 2005 को जो बिहार विधानसभा का जो भंग किया गया था बूटा सिंह के द्वारा, वही घटना है। उसके बाद कर्नाटक का एक विवाद आया, उसमें भाजपा 104 सीट लाई थी और कांग्रेस जेडीएस को सरकार बनाने नहीं दिया गया, जबकि सरकार बनाने का दावा इन्होंने किया था, ये दोनों मिलकर के सरकार बना सकते थे। लेकिन कर्नाटक में भाजपा 104 सीट जीती थी और इसी आधार पर जो है राज्यपाल ने भाजपा के मुख्यमंत्री को बना दिया, जबकि कांग्रेस और जेडीएस को मौका ही नहीं दिया। राज्यपाल ने भाजपा को सरकार बनाने की अनुमति दी, कई राज्यों में दूसरे और तीसरे स्थान पर आई पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित। और कई बार क्या होता है कि जो दूसरे नंबर पे है, बहुमत में नहीं है या दूसरे तीसरे, तो उस दोनों को मिल करके सरकार बनाने के लिए कह देता है, जबकि एक नंबर वाले को छोड़ देता है। ठीक है, तो ऐसा भी देखने को मिला मणिपुर, मेघालय, गोवा में। यानी ये सब केंद्र के द्वारा नीति निर्धारण होते रहता है। उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से देखा जाए तो राज्यपाल की भूमिका राज्य के संवैधानिक प्रमुख से कहीं अधिक केंद्र के एजेंट के रूप में परिलक्षित होती है, और यही सवाल मेंस में कई बार बीपीएससी में पूछ देता है कि केंद्र के एजेंट के रूप में या रबर स्टाम्प के रूप में राज्यपाल का प्रयोग किया जाता है। तो उसको आपको ये सब एग्जाम्पल दे करके समझाना होता है। जो लोग 70वीं मेंस राइटिंग करेंगे तो उनको यहाँ पर लिखना होगा। लेकिन जो लोग प्री का या टीआरई के एग्जाम की तैयारी करें तो वो बस जानिए कौन सा विवाद किससे संबंधित है और कब घटना घटित हुई, तो वो है बिहार से भी संबंधित है ये सब। ठीक है, उसके बाद 2004 में क्या हुआ था, गोवा, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यपालों को एक साथ बर्खास्त किया गया था, यही सब कारण से। 1959 ईस्वी में केरल में नंबूदरीपाद के नेतृत्व वाली सरकार को राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्त किया गया था। उसके बाद 1984 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के TN
एनटी रामाराव के मंत्रिमंडल का बर्खास्त किया गया था। ठीक है, तो ये सब कार्य आज तक किए जा चुके हैं। निष्कर्ष है, वर्तमान समय में राज्यपाल का पद राजनीति के क्षेत्र में सेवानिवृत्त पुरस्कार के समान अधिक प्रतीत होने चाहिए, क्योंकि यह एक संवैधानिक पद है और इस पद पर आसीन व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी राजनीतिक निष्ठाओं को भूल करके निष्पक्ष ढंग से काम करे। अन्यथा राजनीतिक वर्ग, संविधान वेदा और जागरूक नागरिक इस प्रश्न पर विचार करे कि क्या राज्यपाल का पद वाकई जरूरी है, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता और इसे खत्म कर दिया जाए, तो किस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा सकती है। ठीक है, ये कुछ वाद है, एसआर बोम्मई बनाम भारत सरकार का वाद है, जिसमें कि 1989 ईस्वी में राज्यपाल पेंडी कांति वेंकट सुसरैया द्वारा सरकार बर्खास्त राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और फिर 1994 में फैसला आया, एसआर बोम्मई को दोबारा सरकार बनाने को कहा गया। तो ये राज्यपाल के कारण ही हुआ था। 23 नवंबर 2019 की घटना है, भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि फिर 48 घंटे के अंदर जो इनको इस्तीफा देना पड़ा, ये बहुमत साबित नहीं कर पाए। तो ये सब एग्जाम्पल है। उसके बाद जगदम्बिका पाल बनाम भारत संघ 1998, उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह को बर्खास्त कर कांग्रेस के जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। कर्नाटक 2018 में बीजेपी येदियुरप्पा को सीएम किंतु बहुमत नहीं मिला, 2018 की घटना है। कर्नाटक में भी बीजेपी पार्टी के येदियुरप्पा को सीएम बना दिया गया, किंतु वह बहुमत नहीं साबित कर पाई और बाद में जेडीएस होगा, जेडीएस, ठीक है, जो भी पार्टी हो उसकी सरकार बनी, जेडीएफ या जेडीएस होगा, ठीक है, उसकी सरकार बनी। तो कहने का मतलब है कि जिसका बहुमत नहीं भी है, अगर केंद्र में उस पार्टी, जैसे बीजेपी केंद्र में है, राज्य में अगर किसी अन्य पार्टी की जीत हुई, तो उस स्थिति में राज्यपाल के माध्यम से जो जीता हुआ पार्टी उसको मौका ना दे करके बीजेपी को ही बहुमत साबित करने का मौका दे देना, इस तरीका से जो है ये घटना जो है राज्यपाल के माध्यम से किए गए हैं बहुत सारे राज्यों में। तो इस कारण से ये एजेंट की भांति इसको बताया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बिहार की राजनीति में राज्यपाल से जुड़े विवाद, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। ये तो ओवरऑल हमने देखा, कुछ बिहार से संबंधित देखिए। राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी 1999, केंद्र की बीजेपी सरकार के निर्देशानुसार बिना ठोस के आधार पर ही राबड़ी देवी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की थी। तो राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी के द्वारा 1999 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तो उसके निर्देशानुसार राबड़ी देवी की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई थी। 2005 की घटना बूटा सिंह वाला है, द्वारा किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं करना, किसी पार्टी को भी नहीं आमंत्रित किया और मनमाने ढंग से संवैधानिक संकट खड़ा करना, राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करना। और 2017 में राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी द्वारा केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा निर्देशानुसार काम करना और आरजेडी पार्टी को सरकार बनाने का मौका ना देना। ठीक है, तो ये सब राज्यपाल से संबंधित विवाद बिहार में भी हुए हैं। ठीक है, तो इन संदर्भों में केंद्र सरकार की कठपुतली, किंतु इस संदर्भ में देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि राज्यपाल जो है केंद्र सरकार की कठपुतली है, किंतु राज्यपाल के पद को मात्र कठपुतली नहीं माना जा सकता है। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है जिसकी अपनी गरिमा और एक विशेषाधिकार है, कुछ अपवादों को छोड़कर। अगर मेंस राइटिंग करना है, इतना बुराई लिखने के बाद भी फिर अच्छाई पे आ जाना है। अच्छाई में क्या करना है कि केंद्र सरकार की कठपुतली लगता है इन सब वादों के कारण, इन सब विवादों के कारण, लेकिन राज्यपाल का पद केवल कठपुतली मान लेना यह भी सही नहीं है, क्योंकि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, संविधान में इसकी चर्चा है, अनुच्छेद है इसके लिए, और इसकी अपनी गरिमा और विशेषाधिकार है। कुछ अपवाद को छोड़कर राज्यपालों ने राज्य के सरकारों को बेहतर राह दिखाई है और भारत की संघात्मक व्यवस्था, जो संघात्मक व्यवस्था है, केंद्र राज्य के बीच में संबंध है, संघ प्रभावी है, उस व्यवस्था को मजबूत करने का यहाँ पे कार्य राज्यपाल के माध्यम से किया गया है। यानी भारत की संघात्मक व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मेंस राइटिंग में भी लिखेंगे, और जो लोग प्री का ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस के लिए पढ़ते हैं तो वो भी जो भी यहाँ पे चर्चा हमने किया
समझाने का प्रयास किया, उसके माध्यम से आप यहाँ पर प्री ओरिएंटेड प्रश्न भी इजीली बना सकते हैं। ठीक है, सारे जो भी इसकी विधायी संबंधी शक्ति है, कार्यपालिका संबंधी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल से संबंधित प्रावधान है, सबकी चर्चा हमने कर दी है। ठीक है,